हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ तक हमने पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स को आज डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी में जो नहीं एनसीईआरटी के अंदर उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज ये देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6.1। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6.1 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 6.6। कह रहा है एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 6 न्यूटन की। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इन ईच केस। अगर मैं ए केस की बात करूं तो ए केस में दोनों फोर्स राइट साइड में लग रही हैं, टुवर्ड्स राइट। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज 10 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन, टोटल कम्स टू बी 16 न्यूटन टुवर्ड्स। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसमें राइट साइड में चली जाएगी, राइट। इसके अंदर 10 न्यूटन इधर जा रही है, 6 न्यूटन इधर जा रही है, तो नेट फोर्स विल बी 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन। द आंसर विल बी 4 न्यूटन टुवर्ड्स, अगेन टुवर्ड्स राइट साइड, राइट। और इस केस में नेट फोर्स विल बी, इधर 10 न्यूटन जा रही है, इधर 6 न्यूटन जा रही है, तो इधर 4 न्यूटन फालतू जा रही है ना, तो आप सीधा कहें ना 4 न्यूटन टुवर्ड्स किस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6.2। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6.2 देखिए, ये रहा क्वेश्चन में क्या रहा है, अ पर्सन इज एक्सर्टिंग a force on a moving box in the forward direction। कह रहा है एक इंसान एक बॉक्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, which is equal to the force of friction acting between the bottom of the surface at the box and the floor। मतलब वो कह रहा है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है F फॉरवर्ड, वो F फॉरवर्ड है, और कह रहा है कि ये फोर्स इक्वल है, किसके इक्वल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। अब आप जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लगती है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन लगाता है, ये सरफेस जो उसको कांटेक्ट में लेके बैठा है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स होती है, तो अपोजिंग फोर्स जो होती है वो उल्टी डायरेक्शन में लगती है, तो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दो फोर्स लग गई, एक फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और कह रहा है कि फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान से समझना, फॉरवर्ड फोर्स किसके इक्वल है, दोनों बराबर है। विल द बॉक्स कंटिन्यू टू मूविंग और विल इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। कह रहे क्या वो बॉक्स मूव करता रहेगा या वो रुक जाएगा कुछ देर के बाद। देखिए बच्चे, अगर यहाँ पर फॉरवर्ड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल है, तो जो नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड को हम माइनस कर देंगे, तो फोर्स फॉरवर्ड माइनस फोर्स फ्रिक्शन, ये नेट फोर्स होती है। अब ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, मान लो ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, 0। और आपने न्यूटन सेकंड लॉ में क्या सीखा है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट,
और अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अगर 10 की स्पीड से चल रहा है तो 10 की स्पीड से चलता रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो अब वो क्या कह रहा है, विल द बॉक्स कंटिन्यू मूविंग। कंटिन्यू मूविंग मतलब इसका मतलब बॉक्स मूव कर रहा है, बॉक्स मूव कर रहा है और वो कह रहा है क्या बॉक्स मूव करता रहेगा। इसका मतलब बॉक्स रेस्ट पे नहीं है, बॉक्स क्या कर रहा है, बॉक्स इज इन मूविंग स्टेट। तो वो पूछ रहे क्या बॉक्स मूव करता रहेगा। यस, बॉक्स मूव करता रहेगा, या बॉक्स कुछ देर बाद रेस्ट पे आ जाएगा। अब देखो बच्चा कहता है आपको कैसे पता कि बॉक्स रेस्ट पे है या बॉक्स मूविंग है, तो उसका आंसर है उसने पूछा क्या है कि क्या बॉक्स लगातार मूव करता रहेगा या बॉक्स का कुछ देर बाद रुक जाएगा। इस सवाल की भाषा से क्या समझ में आता है, बॉक्स इन द स्टेट ऑफ मोशन और इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मोशन, अच्छा मोशन में है, मोशन में तो नेट फोर्स कितनी है, अगर मोशन में नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, पर वो मोशन की बात कर रहा है। तो आंसर इज यस, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव एंड विल नॉट कम एट रेस्ट एंड विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि F का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर F 0 है, m इंटू एक्सेलरेशन, m 0 हो नहीं सकता तो 0 क्या हो गई, a, तो a इज इक्वल टू 0, और a 0 का मतलब क्या हो गया, a क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो t भी 0 हो गया, t भी 0 हो गया तो v माइनस यू इक्वल टू 0 हो गया। अब u को उधर ले जाओ, जब u को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू u। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v इज इक्वल टू u, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट विल नॉट कम एट रेस्ट। समझ में आ गया मेरे बच्चों को। तो आप जब घर जाके नोट करें चाहे वीडियो लेक्चर से, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, ये आपका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज 0, कह रहा है नेट फोर्स 0 है। सो एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग भी और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, दोनों से प्रूव कर सकते हैं, द बॉक्स विल कंटिन्यू मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये लिखने के बाद चाहे ये लिख देना या ये लिखने के बाद चाहे ये 3 लाइनें लिख देना, ठीक है। आप एक काम करना, पहले ये लिखना, ये लिखने के बाद ये 3 लाइनें लिख देना। क्लियर है मेरे बच्चों को। आगे चलें, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6.3, क्वेश्चन नंबर 6.3, देखिए जी, अजी कह रहे ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 2 ग्राफ बनाने हैं, एक पोजीशन टाइम का और एक वेलोसिटी टाइम का, 2 ग्राफ बनाने हैं। पहले चैप्टर में बना के ही भी आए हैं। कब, व्हेन नेट फोर्स इज 0, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। आप एक बात बताना, इफ नेट फोर्स इज 0, व्हाट डज इट मीन, अभी बताया। देन 0 इज इक्वल टू m इंटू ए, देन व्हाट डज इट मीन, a इज इक्वल टू, देन व्हाट डज इट मीन, v इज इक्वल टू u, द ऑब्जेक्ट विल मूव विद अ कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म। क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन। ये बात क्लियर हो गई। ये बात तो मैं आपको 2-3 क्लासेस से बार बार बोल रहा हूँ। अगर f 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है और कांस्टेंट वेलोसिटी है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 होगी। तो दोनों बातें वाइस वर्सा क्लियर होगी आपको। अलग होकर बैठो। तो द ऑब्जेक्ट विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात आपके माइंड में आ गई। अब ग्राफ बन जाएगा। सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाना है, पोजीशन का टाइम के साथ। आप एक बात बताना, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो पोजीशन टाइम ग्राफ याद है, जब मैं पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बनाता था तो उसका आंसर क्या होता था, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। और अगर यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि टाइम के साथ पोजीशन तो चेंज होगी। टाइम के साथ पोजीशन, वेलोसिटी का मतलब क्या है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। अगर आप मान लो अपने पेरेंट्स के साथ कार में जा रहे हो और उनकी कार 20 की स्पीड से चली जा रही है,
तो पोजीशन तो चेंज हो रही है ना। 5 मिनट बाद भी 20 की स्पीड है, तो क्या आप वहीं पे होंगे, आगे निकल चुके होंगे? आगे 5 मिनट बाद फिर 20 की स्पीड है, आप वहीं पे रहेंगे, आगे निकल चुके होंगे? आगे निकल चुके होंगे, यानी कि पोजीशन तो चेंज हो रही है, पर ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, क्योंकि इस ग्राफ में जब स्लोप निकलेगा तो वेलोसिटी निकलेगी, और वेलोसिटी की वैल्यू हर बार क्या निकलेगी? सेम। चाहे आप इसमें, चाहे आप इसमें, चाहे आप किसी भी इंटरवल में पोजीशन निकाल लेना, वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो याद है जब ग्राफ ऐसा बनाते थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब हम ग्राफ ऐसा बनाते थे तो हम कहते थे बॉडी इज एट रेस्ट। जब ग्राफ ऐसा बनाते थे द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, और जब ग्राफ ऐसा बनाते थे द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब ग्राफ ऐसा बनाते थे द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें यूनिफॉर्म मोशन बनानी है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों बनानी है? क्योंकि फोर्स 0 है, और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा फिर? पोजीशन टाइम में लाइक दिस। अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम, आना जरा। वेलोसिटी टाइम f0 है, a0 है, a0 है, तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है? 5 सेकंड बाद 20 की स्पीड है, तो 10 सेकंड बाद भी स्पीड कितनी रहेगी? 20। 15 सेकंड बाद भी स्पीड कितनी रहेगी? 20। 20 सेकंड बाद भी स्पीड कितनी रहेगी? 20। यानी कि टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी अगर 20 है तो क्या रहेगी? 20। याद आ गया जी? तो दोनों ग्राफ समझ में आ गए? ये दोनों ग्राफ कब बनेंगे? व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बढ़िया सवाल है, कर लेना बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बार बार बात हो रही है, कह रहे ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। ये मतलब हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इज देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? अभी बात यही तो हो रही थी। तो आप कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। यही मतलब होता है। v और u बराबर हो गए। अच्छा, v और u बराबर हो गए तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि जब वेलोसिटी ही नहीं बदली तो a0। मैं बार बार बोलता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन का जन्म होगा। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन ही 0 है। और आ जाओ, अगर a 0 है तो f की वैल्यू क्या होती है? m इंटू, तो a को 0 पुट करना, मास तो 0 हो नहीं सकता, तो a को 0 पुट करोगे तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी? व्हाट डज इट मीन? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स एक्टिंग इन ऑन द बॉडी इज 0। समझ में आ गया? तो आंसर इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? नो। नेट फोर्स इज इक्वल टू, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, घर जाके नोट करेंगे सारे। होमवर्क चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में सारा होमवर्क चेक करूंगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब देखो उल्टा क्वेश्चन, यहां कह रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी है, फोर्स बताओ, आंसर 0। अब कह रहा है फोर्स 0 है, तो इसका मतलब दिमाग में एक बात ले लो, क्या फोर्स 0 है तो दिमाग में क्या बात आ गई? एक्सेलरेशन 0 या देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ये मतलब हो गया। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल? कह रहे इनमें से क्या क्या हो सकता है? फोर्स 0 है, फोर्स 0 है यानी कि ए भी क्या होगी? ए 0 है तो v और u क्या होंगे? 0। आ जाओ। द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इफ एट रेस्ट। बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है अगर रेस्ट पे तो किस पे रहेगा? रेस्ट पे, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रही। जब फोर्स ही नहीं लग रही, a 0 है, तो अगर u 0 है तो v भी क्या रहेगा? 0। तो रेस्ट पे रहेगा भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल? ये पॉसिबल है, यस। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑलरेडी मूविंग। कह रहा है ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा अगर ऑलरेडी मूविंग है, तो यस ये भी पॉसिबल है। क्यों? अगर फोर्स नहीं लग रही तो a 0 मतलब v इज इक्वल टू, यानी कि u अगर 30 की है तो v भी कितना रहेगा उसका? तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, वेलोसिटी चेंज हो गई? कांस्टेंट रही। कह रहा है द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी।
इफ ऑलरेडी मूविंग, यानी कि अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा सेम वेलोसिटी से। सही है गलत है? सही बात है। लॉजिक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कह रहा है ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद एक्सेलरेशन, ए रहेगी। एक बात बताओ, एफ 0 है तो ए की वैल्यू क्या रहेगी? 0। ए 0 है, कह रहा है ए रहेगी, ए नहीं रह सकती। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। लॉजिक क्लियर है बच्चे? आगे चलें, आ जाओ। आइए बच्चे, एग्जाम्पल 6.4। एग्जाम्पल 6.4। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ बारबेल। अब बच्चे को ना बारबेल का मतलब ही नहीं पता होता, मालूम है? कौन बताएगा बारबेल का मतलब क्या? आपने कभी वेट लिफ्टिंग कंपटीशन देखे हो या जिम में कभी देखा हो, एक रॉड होती है, उस रॉड के इधर एक वेट लगा होता है, इधर एक वेट लगा होता है, तो बॉडी बिल्डर आता है उसको उठाता है, ऐसे करके उठाता है। और कई कंपटीशन होते हैं जिसमें होल्ड करना होता है, कोई सेकंड के लिए भी छोड़ के फेंक देते हैं। ओलंपिक्स में भी आपने देखा होगा होते हैं। तो वो जो रोड को उठाते हैं उस रोड को बारबेल रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बारबेल रोड। ठीक है, बारबेल रोड अपने सर के ऊपर ऐसे उठा के खड़े हो जाते हैं और इधर वेट इधर वेट। समझ में आ गया बच्चे? तो मान लो ये एक बारबेल रोड है जो एक बॉडी बिल्डर उठा रहा है, ये लो, उसने उठा ली, अपने सर के ऊपर उठा ली। ये कोई सिचुएशन की बात है। हाँ, विद मास 10 kg, यानी कि इस रोड का मास कितने केजी है? 10 kg का मास है। फिक्स ऑन ईच साइड ऑफ द बार, द मास ऑफ द बार इटसेल्फ इज 10 kg, यानी कि एक जो बार है, ये वाला बार कह रहे हैं 10 kg का है। दूसरा जो बार है, ये वाला बार, ये भी कितने केजी का है? 10 kg का है। अब बताओ कितने केजी उठा रहा है फिर वो? टोटल 30 kg उठा रहा है, नहीं उठा रहा वो? तो व्हाट इज टोटल मास? मेरे बच्चों को इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। डन। द मास ऑफ द बारबल इटसेल्फ इज 10 kg। चलो ठीक है। हाउ मच फोर्स इज शी अप्लाइंग टू कीप द बारबल स्टडी? कह रहा है कि ये जो बॉडी बिल्डर है जिसने बारबल उठाई हुई है, ये ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगाए ताकि ये बारबल हिले ना। बच्चा कहता है मैं समझा नहीं, बारबल हिले ना इसका क्या मतलब? जैसे मान लो ये बारबल की रोड है, उसने ऐसे उठा ली। आपने कई बार देखा होगा जब अपने सर पे उठाते हैं तो उठाने के बाद वो ऐसे ऐसे डामाडोल हो जाते हैं, कई बार उठा नहीं पाते, वो फेंक देते हैं, ऐसा देखा होगा। पर अगर वो उठा के ऐसे स्टिल खड़ा हुआ है, ऐसे हिल नहीं रहा, वो हिल नहीं रहा, अब बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर वो हिल नहीं रहा, एक्सेलरेशन कितनी है? 0। बात समझना, अब बात का लॉजिक समझना। तो अगर वो ऐसे करके ऐसे ऐसे हिल रहा है तो बॉडी में क्या आ रही है? गियर दिया, बॉडी में क्या आ गई? ऊपर लेके जा रहा है एक्सेलरेशन, पर अब रुका हुआ है, ऐसे रुका हुआ है स्टिल। तो बताओ व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेस्ट पे तो किसमें रहेगा? तो A 0 है, तो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी? 0। तो नेट फोर्स 0 तभी हो सकती है जो वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है वो इक्वल हो जाए जो उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। तो अगर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो गई तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? अगर नेट फोर्स 0 हो गई तो बिल्कुल स्टेडी करके खड़ी हो जाएगी ऐसे, वो जो भी बॉडी बिल्डर की बात कर रहा है। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, पर वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा पा रही है सिर्फ 80 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है? लो जी, नीचे की तरफ 100, ऊपर की तरफ कितनी लगा रही है वो? नेट फोर्स कितनी होगी? 20। बताओ रोड कहाँ आ जाएगी? नीचे वो गिर जाएगी। समझ में आया? पर अगर मान लो नेट फोर्स लगा रही है वो 120 न्यूटन ऊपर की तरफ,
और नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है उसको कितने न्यूटन से? 100 न्यूटन। बताओ नेट फोर्स कितनी हो गई? 20। तो वो ऊपर की तरफ जाएगी नीचे की तरफ जाएगी? ऊपर। पर अगर ऊपर की तरफ लगा रही है 100 न्यूटन, ग्रेविटी लगा रही है 100 न्यूटन, नेट फोर्स कितनी हो गई? तो अब बताओ बारबल रोड कहाँ रहेगी? स्टेडी ऊपर या नीचे? स्टेडी रहेगी। क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई मेरे बच्चों को? तो आ जाओ। तो अब वो कह रहा है कि वो कितनी फोर्स लगाए ताकि क्या रहे? बारबल रोड क्या रहे? स्टेडी। तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या रहनी चाहिए? 0, तभी तो स्टेडी रहेगी। अरे बात समझ में आ गई? अच्छा, नेट फोर्स 0 फॉर व्हाट? फॉर स्टेडी पोजीशन। मतलब स्टेडी पोजीशन मतलब हिलेगी नहीं। अच्छा, नेट फोर्स 0 कब होगी? जब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? बोलो बोलो। अपवर्ड फोर्स कर दूं? आपसे सवाल क्या पूछा जरा दोबारा देखो। हाउ मच फोर्स शी इज अप्लाइंग, मतलब ये फोर्स, वो तो ये फोर्स लगा रही है ना, वो कौन सी फोर्स लगा रही है? अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स? डाउनवर्ड फोर्स तो ग्रेविटी खींच रही है उसको, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, पर वो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है ताकि रुकी रहे। तो हमें कौन सी फोर्स निकालनी है? ये वाली। पर ये फोर्स किसके इक्वल आ गई? आप जानते हैं डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी? कौन बताएगा? डाउनवर्ड फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय m इंटू जी। कैसे निकालते हैं? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। पर अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उसकी ए क्या बन जाती है? g। g की वैल्यू क्या होती है? 9.8। याद है फर्स्ट चैप्टर में निकाला था। मान लो कोई बच्चा फर्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ के बैठा हुआ, मैं दोबारा से एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो उसमें एक्सेलरेशन आती है, और उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका मास m को मल्टीप्लाई कर दो किससे? g से। तो वो कौन सी फोर्स आ जाती है? डाउनवर्ड फोर्स। तो हाउ विल यू कैलकुलेट डाउनवर्ड फोर्स? m इंटू जी। जैसे मान लो मेरा मास 60 kg हो, तो मैं डाउनवर्ड फोर्स कितनी लगा रहा हूँ? मेरा मास 60 इंटू 9.8, वो मेरी कौन सी फोर्स आ जाएगी? डाउनवर्ड फोर्स। ये पेन है, ये पेन इस समय नीचे फोर्स कितनी लगा रहा है? नीचे की तरफ। इसका मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो वो m इंटू जी से फोर्स आती है। ये फोर्स कौन सी फोर्स आती है? डाउनवर्ड फोर्स। तो कभी किसी की डाउनवर्ड फोर्स निकालनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? m इंटू जी। तो मैंने अब डाउनवर्ड फोर्स निकालनी है, डाउनवर्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटी। ऐसे a होता है। नाउ a बिकम्स g। और याद है मैंने एक बात बताई थी पहले चैप्टर में कि अगर पेन गिरे, अगर कोई पत्थर गिरे, अगर कोई इंसान गिरे, या अगर कोई मान लो क्रिकेट की बॉल गिरे, या मान लो क्रिकेट का बैट गिरे, बहुत छोटा सा पत्थर गिरे, बहुत बड़ा सा पत्थर गिरे, याद है मैंने क्या कहा था? सब में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। और वो वैल्यू क्या थी? 9.8। तो हम इसमें a को g पुट कर देंगे तो हमारे पास अपवर्ड फोर्स आ जाएगी। और मास कितना उसका बच्चे? 10 10 10 30। और ग्रेविटी कितनी लग रही है उस पर? 9.8। तो 294 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स आ गई बच्चों? F। कौन सी फोर्स? तो अगर वो इतनी फोर्स ऊपर की तरफ लगा दे, क्योंकि इतनी फोर्स नीचे लग रही है, इतनी फोर्स ऊपर की तरफ लगा दे, तो वो स्टेडी रहेगी या अनस्टेडी रहेगी? स्टेडी। तो आंसर 294 न्यूटन। 294 न्यूटन। समझ आ गया बच्चे कैसे करना क्वेश्चन? तो चाहो तो आप ऐसे नोट कर लेना, जब घर जाके नोट करो। देखूंगा नेक्स्ट क्लास में आप होमवर्क करके लाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। 6.5। देखिए, a student trying to push a stationary block of 25 kg on a horizontal floor। ये एक horizontal floor है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है 25 kg।
द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग दिस मोशन इज 50 न्यूटन। मतलब कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, याद है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगती है, रोकने वाली फोर्स, कह रहे हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम 50 न्यूटन लगेगा, मैक्सिमम 50 न्यूटन। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि मुझे क्या निकालना है, एस इन द ब्लॉक, कितने टाइम में, कह रहे हैं 2 सेकंड में ब्लॉक कितना हिल जाएगा, 2 सेकंड में कहां तक पहुंच जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ये पूछ रहा है। इफ राहुल पुशेस इट विद द कांस्टेंट फोर्स ऑफ, पहला केस 50 न्यूटन, दूसरा केस 55 न्यूटन। आना जरा केस 1, केस 1 में वो फॉरवर्ड फोर्स कितनी लगा रहा है, बताना कितनी फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है उस पर, 50 न्यूटन। व्हाट इज द नेट फोर्स, 50 माइनस, व्हाट डज इट मीन, द बॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट, तो बॉक्स विल रिमेन एट रेस्ट। आगे चले, सेकंड पार्ट करा दें। सेकंड पार्ट, अब वो फोर्स कितनी लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है 55, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 50, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 55 माइनस 50, कितने न्यूटन लगा दी उसने नेट फोर्स। अच्छा फोर्स याद है, मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था आपसे कि फोर्स अगर दे दे, क्वेश्चन पढ़ना बाद में, पहले ए निकालना, याद है मेरी बात, एफ दे दी तो पहले क्या निकाल के साइड पे हो जाओ, ए, तो एफ इजिकल टू क्या होता है, एम इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 5, मास की वैल्यू कितनी है 25, ए की वैल्यू कितनी है निकालनी है। अब ये चीज़ इनटू में है, जो इनटू में होता है यहाँ जाके क्या बन जाएगा डिवाइड, तो 5 डिवाइडेड बाय 25 इजिकल टू ए, 5 को 25 से डिवाइड किया 1 बाय, और 5 को 1 से डिवाइड किया 0.2, ये किसकी वैल्यू आ गई। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो पूछ क्या रहा है, एस बताओ कितना होगा। अब बताओ ऐसा फॉर्मूला जिसमें एस आता हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, हालांकि एक और फॉर्मूला होता है एस का, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, पर उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या पहले निकालूँ, इससे अच्छा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। बताना व्हाट इज यू, इनिशियली बॉक्स वाज एट रेस्ट, तो यू की वैल्यू क्या होगी 0, यू 0 तो यू इंटू टी भी क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। हाफ, ए की वैल्यू कितनी निकाली चेक करो 0.2, टाइम कितना दे रखा है चेक करो 2 सेकेंड, पर स्क्वायर है तो कितनी बार लगेगा, बात समझ में आ गई बच्चों को, तो 2 से 2 कट गया, तो s इज इक्वल टू, ये तो 0 हो ही गया था बच्चों, तो 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.4। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या, यूनिट क्या होती है, जल्दी बोलो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, कौन बोलेगा, मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है वेक्टर है, वेक्टर है तो इसकी भी डायरेक्शन होगी, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी, तो s इज इक्वल टू 0.4 मीटर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने फॉरवर्ड क्यों लिख दिया, उसका कारण है ना, ये देखो इसने भी तो ऐसे लिखा था, ये देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो जाएगी, फॉरवर्ड में चली जाएगी। समझ आ गया मेरे बच्चों को, आधा नंबर कट जाएगा यहाँ पे किसका, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट लिख के आगे डायरेक्शन नहीं लिखी, टीचर आधा नंबर काट लेगा आपका। क्लियर है बात, चलें गुड, आगे चलिए। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6.6, बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया, टीचर डायरेक्ट पूछ सकता है 3 नंबर में पेपर में आपके। आइए बच्चे 6.6 देखिए जी, अ स्पोर्ट्स कार ऑफ मास 1500 kg, मास इज गिवन, जो जो गिवन है लिखते रहो। फिजिक्स के क्वेश्चन करने का तरीका यही है, जो जो देता रहे लिखते रहो, गलती की चांस कम हो जाती है। इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में जा रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, ये रही वेलोसिटी, ये रहा टाइम, ग्राफ दे दिया। कह रहे कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार ड्यूरिंग,
इस केस में फोर्स, इस केस में फोर्स, इस केस में फोर्स, कह रहे हैं तीनों केस में फोर्स निकालो। एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ए, यानी कि फोर्स तब तक नहीं आएगी जब तक आप क्या ना निकाल लें, ए। तो यानी कि केस वन में टाइम कितना दे दिया गया है आपको? 5। अरे 0 से 5 सेकंड कितने सेकंड होते हैं? 5। अब क्या निकालना है आपको? ए। फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन, या ये वाला फॉर्मूला लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों को? आ जाओ ग्राफ पे चलो। 0 से 5, 0 इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर 0 से शुरू हो रहा है यानी कि वेलोसिटी क्या है? 0 ही रही होगी ना। तो u की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे बताओ? व्हाट इज वैल्यू u? 0। तो u को तो 0 पुट कर दो। आना जरा 5 सेकंड, ये रहे 5 सेकंड। 5 सेकंड में वेलोसिटी देखो कितनी है, ये रही। अब ये वैल्यू यहाँ से दिख जाएगी आपको, बताना फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v प्लस a? टाइम कितना लगा उसको? 5। तो 10 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा a। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछी क्या थी उसने? फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? 1500। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2। व्हाट इज द नेट आंसर? 3000। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। एक बात बताओ, वो जा किस डायरेक्शन में रहा है? ईस्ट। तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रही होगी? ईस्ट। तो आंसर है टुवर्ड्स ईस्ट। समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? अरे डायरेक्शन तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है? चले आ जाओ। सेकंड केस, 5 से 10 सेकंड में फोर्स निकालनी है। आना जरा। 5 पे उसकी स्पीड देखना, 5 पे उसकी स्पीड 10 थी। अच्छा 10 सेकंड पे उसकी स्पीड देखना जरा, 10 थी। एक बात बताओ, 5 से 10 उसकी वेलोसिटी चेंज हुई क्या? नहीं। तो केस 2 में व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 10। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 10। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? अरे a का जन्म तब तक नहीं हो सकता जब तक वेलोसिटी चेंज ना हो। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस a0। अच्छा a0, तो f का फॉर्मूला क्या होता है? तो a0, तो फोर्स भी कितनी होगी? याद करो, मैं बार बार एक ही तो बात बोल रहा हूं। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी द फोर्स इज 0। या अगर फोर्स 0 दे रखी हो द ऑब्जेक्ट विल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों बातें समझ में आ गई? क्लियर है बच्चे? आज थर्ड केस, 10 से 15 सेकंड। 10 से 15 देखना है, 10 से 15। ये रहा 10। आप देखना 10 पे ये वाली वैल्यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट 10 सेकंड? बोलो। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी गई है आपको? व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 15वें सेकंड पे वेलोसिटी देखो, 15वें सेकंड पे वेलोसिटी इधर से मिलेगी 0। आपको पता है बॉडी स्लो डाउन होगी, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। तो फोर्स निकालनी है, ध्यान से समझना बच्चे। तो फोर्स के लिए ए चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस, व्हाट इज v, व्हाट इज u, व्हाट इज a? फाइंड आउट। टाइम कितना है? 10 से 15 के बीच में टाइम कितना होता है, कौन बताएगा? 5। तो आंसर इज 5। पर जब ये 10 उधर जाएगा 10 विल बिकम -10। तो -10 इज इक्वल टू a इंटू 5। 5 जब इधर आके डिवाइड होगा 10 डिवाइडेड बाय 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? द a विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालेंगे मेरे बच्चों? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू मास कितना है? जल्दी बोलो, मास कितना है? 1500। a कितना आया? -2। कौन बताएगा फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? -3000। यूनिट क्या होती है? अब डायरेक्शन बताओ, कौन बताएगा? -3000 न्यूटन लग रही है किस डायरेक्शन में? वेस्ट में लगेगी, क्योंकि बॉडी जा रही है यू, बॉडी जा रही है यू ईस्ट में। बॉडी स्लो डाउन हो रही है, फास्ट हो रही है? स्लो डाउन, यानी कि फोर्स फॉरवर्ड लग रही है, बैकवर्ड लग रही है? पीछे की तरफ खींच रहे हैं उसको। मान लो उसकी कार पे किसने रस्सी बांध दी, रस्सी बांध के कोई खींचेगा तो
तो बॉडी स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। आपने घर में भी टॉय पे कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि कार चल रही है, रस्सी बांधी, जैसी कार भागेगी रस्सी से मैं फोर्स लगाऊंगा, थोड़ी देर बाद कार रोकूंगा, तो थोड़ी देर बाद कार को चलते हुए रोकना, तो रस्सी को आप पीछे की तरफ खींचते थे ना। आप बताओ कार चलती से रुकेगी कब? जब फोर्स पीछे लग रही है, फोर्स आगे लग रही है। अपोजिंग फोर्स, नेगेटिव मतलब अपोजिंग है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? बॉडी वाज मूविंग इन द ईस्ट, नाउ द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स, बोलो बोलो, वेस्ट। कोई डाउट किसी को? डायरेक्शन नहीं लिखी तो क्वेश्चन क्या? चलें आगे, गुड। ये देखो, टुवर्ड्स द वेस्ट, फोर्स किस तरफ लग रही है? डायरेक्शन लिखनी है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ टॉय कार ऑफ मास 100 ग्राम। टॉय कार बचपन में खेले होंगे, कह रहे हो 100 ग्राम का एक खिलौना है, कार है, कार नहीं है, टॉय कार है। बचपन में हर बच्चा कार से खेलता है। इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान दो शब्द पे, कह रहा है कैसे मूव कर रहा है वो? वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या दिमाग में आता है? ए जीरो है, ए जीरो है तो यानी कि क्या जीरो है? फोर्स जीरो। आगे सवाल पढ़े, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ टॉय कार? आंसर कांस्टेंट वेलोसिटी। ये सारे आंसर लिखने हैं आपने पेज में, जैसे मैं लिख रहा हूं, तो वीडियो से जाके कॉपी करना, तो वीडियो चला देना, साथ साथ आंसर लिख लेना, दोबारा रिवीजन भी हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस ए इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू, देन F will also become answer, no force is acting on a body. नेट फोर्स जीरो है, फोर्स तो लग रही है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चे? चलो, 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट मासेस आर सिटिंग ऑन द आइडेंटिकल स्विंग्स। हर आपने बचपन में झूले झूले होंगे, हर बच्चा झूलता है, पार्क में जाते होंगे, स्विंग्स होते हैं, हर बच्चा स्विंग पे जाके झूला झूलता है। झूला झूलने के लिए छोटा बच्चा, मम्मी या पापा या जो साथ में क्या होता है उसको क्या कहता है? मुझे पीछे से क्या लगाओ? फोर्स। फोर्स लगाने से बच्चे में क्या आती है? मोशन। मोशन आती है तो क्या आ गई? वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई तो किसका जन्म हो गया? एक्सेलरेशन का। तो फोर्स तो पीछे से कोई लगाता है ना, बिना फोर्स के कोई बच्चा आगे चला जाएगा? नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है 2 बच्चे हैं, अलग अलग मास है, चलो एक भारी मान लो, एक हल्का मान लो, एक मोटा बच्चा है और एक पतला बच्चा है, ये केस हो गया। अच्छा चलो बताना, एक मोटा बच्चा है और एक बहुत पतला बच्चा है, दोनों को सेम एक्सेलरेशन देनी है, किसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी? मोटे बच्चे को, पतले बच्चे को? बस यही क्वेश्चन है। ये कोई क्वेश्चन हुआ? ये बात तो आपको बचपन से पता है। कभी कोई मोटा बच्चा होगा, ये तो कहता है मम्मी पापा थोड़ा तेज धक्का मारो ना, वो देखो दूसरा बच्चा कितनी आगे निकल गया, फिर उसको तेज धक्का मारते फिर बच्चा आगे जाता है। तो अगर मास अलग हैं तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग आएंगी, और अगर एक्सेलरेशन सेम देनी है, मतलब बच्चा कहे मैं भी उतना आगे निकलूंगा जितना आगे वो निकल रहा है, तो जो भारी बच्चा होगा जिसका मास ज़्यादा है उसको फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? आ जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मुझे क्वेश्चन का आइडिया नहीं, वैसे ही बोल जा रहा हूँ। 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट मासेस आर सिटिंग ऑन आइडेंटिकल स्विंग्स, एक जैसे स्विंग्स हैं। टू इम्पार्ट इनिशियल एक्सेलरेशन, कह रहा है दोनों को सेम ए देनी है, दोनों को क्या सेम देनी है? ए, एक्सेलरेशन सेम, यानी कि धक्का मारने का बच्चा वहां पहुंचे, दूसरा बच्चा भी वहीं पहुंचाना है। फॉर विच चिल्ड्रन, फॉर विच चाइल्ड यू रिक्वायर टू अप्लाई लार्जर फोर्स, तो आप कहना F इज इक्वल टू M इंटू ए। अच्छा, ए की वैल्यू सेम देनी है, ए की वैल्यू क्या देनी है? देखो, टू इम्पार्ट सेम आइडेंटिकल एक्सेलरेशन, तो ए को ले जाओ इधर, यहाँ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाय M, ठीक है जी।
तो अब बताओ एक्सेलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मास ज़्यादा तो ए क्या हो जाएगी? कम। मास कम तो ए क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल समझ में आ गया? तो अब बताओ ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर सेम एक्सेलरेशन देनी है तो फोर्स किसको ज़्यादा लगानी पड़ेगी? जिसका क्या ज़्यादा है? बस। तो आप कहेंगे द चाइल्ड विच इज हैविंग हायर मास विल हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स टू इंड्यूस सेम एक्सेलरेशन। तो मैंने आंसर बोल दिया, लिख लोगे घर जाके, वीडियो को पॉज करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर ग्लास आइटम पैक्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग अ बबल रैप और हैव बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज। आपने देखा होगा आपके घर में जो क्रोकरी आती है कांच की, मान लो ग्लास आया आपके घर में, कांच का ग्लास आया, कभी देखना वो पैकिंग में जब आता है तो उसके अंदर एक रैप होता है, बबल रैप कहते हैं ना, ये बबल रैप होता है। बबल्स होते हैं ना, जब घर में ऐसी चीज़ आती है तो बच्चे इसको, गिलास में कम इंटरेस्ट होता है, इस बबल रैप पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं होता है बबल रैप में ज़्यादा इंटरेस्ट। इसका पटाखे बजाएंगे, कहते गिलास तुम देखते रहो, बबल रैप हमें दे दो, टिक 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 आवाज़ आती है ना उससे। तो कह रहे उस बबल रैप में क्यों डाला? एक बात बताओ, जब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो झटके लगेंगे, गिलास टूट सकता है। तो बबल रैप जो होगा, बबल रैप जब झटके लगेंगे तो बबल रैप दबेगा तो टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा? तो चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम के चेंज होने में टाइम बढ़ जाए तो फोर्स क्या लगती है? कम। जब फोर्स कम लगती है तो उसके टूटने के चांस क्या हो जाएंगे? कम। तो ये मेरे नोट्स में आंसर है। इसका आंसर में ये लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं यहाँ पर, तो वीडियो से नोट करो, तो जब वीडियो को बैक करके दोबारा नोट कर लेना। आपने सिर्फ इसमें इतना लिखना है, इट इज़ डन सो एज टू इंक्रीज टाइम इंटरवल, फॉर चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज, लास्ट में एक लाइन लिख देना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम decreases which will result in lesser force on glass object, which may prevent from डैमेज नहीं होगा। समझ आ गया मेरे बच्चों? तो इससे पहले एक लाइन लिखनी है, वो मैंने बोल दिया, तो कोशिश करना चाहिए वीडियो से नोट कर लेना। कई बच्चे तो भी लिख ही रहे थे। आगे चलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ तो अभी नहीं करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ तो हमने शुरू ही नहीं किया मेरे बच्चों। अभी हमने कौन सा लॉ किया अभी तक? हमने जल्दी बोलो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थर्ड लॉ शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। कह रहा है एक फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल, सीधी हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल। अ टेबल इज मूव अक्रॉस अ फ्लोर। कह रहा है टेबल मूव कर गई। टेबल मूव कैसे करी जरा देखना, क्या बता रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी शब्द, a0 मतलब फोर्स 0। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन अ टेबल। समझ में आ गया? देखो जी, फोर्स लग कितनी रही है उस पर, ये रहा टेबल, ये रहा फोर्स, ये फोर्स कौन सी है? F। और उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी पीछे की तरफ? फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगती है, नहीं लगती? अच्छा बताना जरा, व्हाट इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी? नेट फोर्स कितनी होगी? 0। ये कैसे पता चला नेट फोर्स इज 0? कौन बताएगा? किस शब्द से पता चला नेट फोर्स इज 0? कांस्टेंट वेलोसिटी। नेट फोर्स इज 0, रीजन लिख देना, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो ए इज कांस्टेंट, ए 0 तो फोर्स 0 होगी। कौन सी फोर्स 0 होगी? नेट। और नेट फोर्स होती क्या है? नेट फोर्स होती है फोर्स फॉरवर्ड जो आगे लगी, माइनस फोर्स फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन में लगी। बात समझ में आ गई? फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये नेट फोर्स होती है।
व्हाट इज नेट फोर्स? 0, इसको 0 पुट करो तो फोर्स फॉरवर्ड माइनस फोर्स फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स को इधर ले आओ, ये किसके इक्वल हो जाएगी? फोर्स फॉरवर्ड, तो पूछा क्या उसने? फॉरवर्ड फोर्स F है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है? आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स। रीजन समझ में आ गया? हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग? जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है वही फ्रिक्शनल फोर्स है। यानी कि बच्चों इस बात को समझो, मैं दोबारा से बार बार ये बात बोल रहा हूं, अगर आप सड़क पे चल रहे हो और आप कार में बैठे हो मान लो, और कार में आपने देखा पापा मम्मी या कोई भी ड्राइवर जो भी ड्राइविंग कर रहा है उसकी कार की स्पीड 50 है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, अगर उसकी कार की स्पीड कितनी है? 50 है, और आपने कुछ सेकंड बाद देखा 50 है, कुछ सेकंड बाद देखा अभी भी 50 है, कुछ सेकंड बाद देखा अभी भी 50 है, क्या आप कह सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी? क्या आप कह सकते हो A0? क्या आप कह सकते हो नेट फोर्स 0? पर आप कहोगे सर ये नेट फोर्स 0 कैसे होगी? जो ड्राइविंग कर रहा है उसने एक्सेलेरेटर पे पैर रखा हुआ है, अगर एक्सेलेरेटर पे पैर रखा हुआ है तो फॉरवर्ड फोर्स लग रही है नहीं लग रही? सर फॉरवर्ड फोर्स लग रही है।